नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में। और शुक्रवार को मार्केट काफी गिरा। उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन था, लेकिन काफी ज्यादा गिरावट हुई और अक्रॉस द बोर्ड मार्केट गिरा। जबकि बीते 4 दिनों में एक दिन छुट्टी थी और बाकी 3 दिनों में मार्केट बहुत नहीं गिरा। नीचे भी सपोर्ट मिल रहा था और ऊपर रेजिस्टेंस था, तो 24,000 को क्रॉस करने में उसको बड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन शुक्रवार को एमएसआई रिप्लेसिंग हुआ, प्लस मॉनसून का आउटलुक भी आया। उन सब की वजह से ब्रॉडर मार्केट में काफी तकलीफ हुई और मार्केट नीचे आया। तो ये वीकली नंबर है 25 से 29 का, जिसमें एक दिन छुट्टी थी। तो हमारे जो इंडाइसेस को आप देखिए, आपको लगेगा इसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ, एकदम वैसे ही था, जहां थे वहीं पे थे। रादर स्मॉल माइक्रो इन सब में अच्छी बाइंग हुई है। और सेक्टोरली भी आप देखेंगे तो कई सारे, इसमें एक हाईलाइट है एमएनसी। एमएनसी में भी खासतौर पे कैपिटल गुड्स वाली कंपनी जिसमें सीमेंस एबीबी आती है, जबरदस्त तेजी वहां पे देखने को मिली। तो सेक्टर अलग से आपको हाईलाइटेड दिख भी रहा है। इसीलिए एफआईआईस के जो नंबर है, इसमें एक नंबर 29 तारीख का आप देख रहे हो डैश डैश डैश, क्योंकि वो जब हम ये रिकॉर्डिंग करें तब तक वो नंबर आया नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर लास्ट आवर में बाइंग सेलिंग हुई होगी, तो नंबर आया नहीं था, इसलिए हमने इसको वैसे ही ले लिया है। और ये जो मंथली और फिर पूरे साल का है, इसमें एक बहुत हाईलाइट है कि 2,75,000 अभी तक बेच चुके हैं मई में। और पिछले साल इन्होंने सिर्फ 3,06,000 बेचा था। मुझे डर हमेशा इसलिए लगता है कि अभी तो 7 महीने बाकी है, तो क्या होगा। तो खैर वो देखेंगे बाद में। इस परिस्थिति को देखते हुए 3 सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द मार्केट शार्प डिक्लाइन आउटसाइड द मॉनसून? डिड द एमएससीआई एडजस्टमेंट कॉज इट मेजरली, या कुछ और भी था? दूसरा है, व्हाट डू यू एंटिसिपेट द Q4 जीडीपी फिगर्स एंड आरबीआई पॉलिसी, क्योंकि दोनों अगले फ्राइडे को है। ये भी एक सरप्राइज है कि हमेशा जीडीपी का नंबर मंथ एंड वाले वर्किंग डे में आता था, सेकेंड मंथ की। यानी अब 31 मार्च को खत्म हुआ क्वार्टर, तो अप्रैल और मई के आखिरी दिन में आना चाहिए, जो कि एक हफ्ते डिले है। क्यों डिले मुझे नहीं पता, ये भी एक सरप्राइज है मेरे लिए। और तीसरा क्वेश्चन है कि इस हफ्ते एचडीएफसी के लिए एक बहुत नेगेटिव खबर आई जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी, कि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया 45 करोड़ का, जो कि इन्होंने ज्यादा पेमेंट किया, गलत तरीके से कैमोफ्लेज किया है। तो वो क्यों किया और क्या एचडीएफसी बैंक में अब एक बड़ा इशू खड़ा हो रहा है, इन सवालों के जवाब लेंगे। और देखिए सुनील सर मुस्कुरा रहे हैं मेरे सवालों को सुन के। सर, यही तो सबसे बड़े बड़े सवाल हैं आज, कि इतने पहले सवाल से शुरू करेंगे हम लोग। आप पहले तो बताइए कैसे हैं, क्या हालचाल। और ये जो शुक्रवार को मार्केट इतना भयानक गिरा है, ये केवल एमएससीआई है, कुछ और भी था? नहीं, मेरे ख्याल में ज्यादातर एमएससीआई था, बिकॉज वैसे तो जियोपॉलिटिक्स में ब्रेंट क्रूड का दाम तो 92 के नीचे आया। यस। तो वो बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था। और इनफैक्ट मेरे ख्याल में फर्स्ट 2-3 मिनट इनिशियली मार्केट की शुरुआत में फ्राइडे को तो मार्केट बढ़ रही थी। फिर मॉनसून की खबर आई तो ये हुई, फिर दिन में ठीक नहीं चली, एक तरह ऊपर नीचे चली थी, बट एकदम लास्ट घंटे में मार्केट कोलैप्स हो गया फ्राइडे को। तो तो डेफिनेटली जो आपने पकड़ा है एमएससीआई, यस वही कारण है, तो सीधे उसमें उतरते हैं। चलो, ये एमएससीआई रीजिंग में क्या हुआ देखें। तो पहले ग्लोबल स्टैंडर्ड एक इंडेक्स होता है, फिर उनका अलग एक एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स भी होता है। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में वहां पर इंक्लूड हुए फेडरल बैंक, एमसीएक्स, नाल्को और इंडियन बैंक। तो इनके जो स्टैंडर्ड इनफ्लोज है वो 11,000 करोड़ का इनफ्लो था। तो एफआईआई पैसिव इंडेक्स की बाइंग 11,000 करोड़ इन 4 शेयरों में शामिल हुआ। तो ये है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द इंडेक्स का। फिर अगले इसमें आते हैं इनकी एक्सक्लूजन्स का। तो यहां पे बहुत सारे बड़े कंपनी निकले। तो एक है हुंडई, दूसरा जुबिलेंट, फिर कल्याण और फिर आरवीएनएल, रेल विकास निगम। तो इनको कुल मिला के जो सेलिंग थी वो थी ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की। ये थी लास्ट जो लास्ट घंटे में होता है टिपिकली रीएडजस्टमेंट, वो ट्रैकिंग एरर को कम कराने के लिए पैसिव फंड्स जनरली लास्ट आवर ऑफ ट्रेड, बिकॉज मार्केट में जो चेंज हुआ उनको रेप्लिकेट करना है। अगर पहले ही कर देते और मार्केट उसके बाद गिर जाता तो फिर अगेन और एक ट्रेड करना पड़ता उनको टू रीएडजस्ट इट। तो जनरली ये पैसिव फंड्स के जो इंडेक्स में चेंज होते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल पैसिव फंड्स, वो लास्ट आवर में ही करते हैं। मार्केट की मूवमेंट को देखकर उतना खरीदना उतना बेचना ये होता है। फिर इसके अलावा एक तीसरा चीज है जो मैंने कहा कि स्मॉल कैप इंडेक्स में भी, तो वहां पर देखे तो न्यू इंक्लूजन हुए हैं
एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, इरेडा, एंथम बायोसाइंसेस, आदित्य इन्फोटेक, फिजिक्स वाला, टेनेको, फ्रैक्टल, पिन लैब्स, ऐसी बातें हुई है। तो ये थी मोटा मोटा जो एक ग्लोबल इंडेक्स की ये बात। मगर इसमें खास क्या है, क्यों इतना गिरावट आया, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं जो अगले स्लाइड में आप देखेंगे एक समरी की तरह। तो फर्स्ट, ये आज की जो शफलिंग हुई थी वो $1.6 बिलियन की शफलिंग हुई थी, राइट। तो क्या होता है कि जब एक स्टॉक निकलता है इंडेक्स से, सेकंड पॉइंट देखिए, तो एक एल्गोरिथमिक सेलिंग इन द फाइनल 30 मिनट्स ऑफ ट्रेड वो ट्रिगर करती है। बिकॉज पैसिव फंड के लिए फंड मैनेजर की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर करा देगी ना। तो ये है, तो इसको कहते हैं मैच ऑन क्लोज का वॉलेटिलिटी। तो लास्ट घंटे में जब वो सेलिंग होता है तो उसके साथ क्या होता है, किसी और का पोजीशन भी इसके कारण घट जाता है। किसी ने स्टॉप लॉस डाला होगा और ये सेलिंग के कारण वो स्टॉक गिरता है, तो डोमेस्टिक निवेशक जिसका स्टॉप लॉस है उसको भी सेलिंग का होता है। एक जो होता है वो डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, राइट। और किसमें क्या होता है कि कोई पैसिव फंड्स का भी यहां पर होगा, एक्टिव फंड का भी बेंचमार्क होगा पैसिव फंड, तो उनको भी अगर लगी करे ये इसके कारण ये शेयर गिर रहा है तो वो भी जाके उसको सेल करेंगे। तो ये मैच ऑन क्लोज के कारण एक तरफ पैसिव, दूसरी तरफ एक्टिव फंड्स, और तीसरा डोमेस्टिक जिन्होंने भी स्टॉप लॉस लगाया था उस स्टैक के ऊपर, उसका भी असर पड़ के ये होता है। सेकेंड फैक्टर जो होता है उसको कहते हैं फ्लोट फैक्टर टेक्निकलिटी, यानी बियॉन्ड द एडिशन डिलीशन जो हमने देखा, ये एक फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर का फ्लोट कैलकुलेशन ऑल्सो होता है जो आज लाइव गया उनके में। इसके कारण इंटरनल वेट्स बहुत सारे इंडेक्स हेवी वेट में बदल गए। ये हेडलाइन में नहीं आए, मगर छोटी छोटी चीज अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि इनका एक नया नियम है ये जिसको कहते हैं फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर करके, उन्होंने फ्लोट के बेसिस पे कैलकुलेशन करके कुछ हल्का सा चेंजेस किया बहुत सारे स्टॉक्स में, तो वो बिग मॉल भी आके इसको हिट किया है, राइट। बिकॉज ये चीज समझिए, इंडिया का ओवरऑल इंडेक्स वेट स्टैग्नेंट रहा, तो ओवरऑल इंडेक्स में हमारा शेयर नहीं गिरा, 12.3 पे ही रहा, बट इंटरनल रीएडजस्टमेंट्स जो हुए, वो रीएडजस्टमेंट्स करने के कारण सेलिंग खाली वो डिलीशंस में नहीं हुए, सेलिंग हुए इवन दोस आर कंटिन्यूइंग इन द इंडेक्स बिकॉज उनका वेट चेंज हुआ, राइट। तो वो वेट चेंजेस के कारण आज लास्ट घंटे में इतना आपको सेलिंग दिखा, राइट। सो दिस वाज द मेजर रीजन, बिकॉज 1.6 बिलियन का चर्निंग था आज, सोच लीजिए, राइट। और एक घंटे में 1.6 बिलियन का होगा तो उसका इफेक्ट हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि ये बैलेंसिंग आउट द न्यू एंट्रीज बाय ट्वीकिंग द फ्री फ्लोट एडजस्टमेंट अक्रॉस द बोर्ड। तो इट सीम्स दैट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल स्टॉक इन द MSCI इंडेक्स का वेट कुछ ना कुछ चेंज हुआ। True. और क्योंकि न्यू इंक्लूजन ऐड किया है तो समझिए कि बाकियों के लिए कटौती ही हुई। तो which means almost every stock in the index had to be sold to some extent other than those who were removed out of the index, इसका भयंकर सेलिंग हुआ, राइट। तो ये वेट अपग्रेड के कारण जो चेंजेस हुए थे, गेनर्स थे अदानी पावर और BPCL, दोनों थोड़ा वेट चेंज हुआ। लूजर्स थे TCS, हिंदुस्तान लीवर और बजाज फाइनेंस। क्वाइट सेलिंग प्रेशर इसको कह रहे हैं, राइट, बिकॉज उनके लिक्विडिटी, न्यू एडिशंस के लिए लिक्विडिटी के लिए इनको बेचना पड़ा। उनकी जो नई नियम है ना वो फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर वाला, ये, राइट। और उसके अलावा जो फाइनली था कि ग्लोबल स्मॉल कैप में एक्चुअली करीबन क्या समझते हैं हम, 15 स्टॉक निकले गए। टोटल 474 स्टॉक्स है MSCI ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में, उसको 459 में घटा दिया। तो वो 15 स्टॉक को कंप्लीट निकलना, और ये स्मॉल कैप में पता है ना आपको फ्री फ्लोट बहुत कम होती है, तो थोड़ा बिकॉल शेयर प्राइस बहुत करेक्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन का आंसर है कि फ्राइडे का जो भयंकर करेक्शन, स्पेशली जो लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड में हुआ, उसका मेन कारण था इस MSCI का रीबैलेंसिंग। और इसलिए फ्राइडे के करेक्शन को ज्यादा दिल पे मत ले सर। लेकिन मजेदार बात ये रही
कि जो बड़े दिग्गज थे, HDFC, रिलायंस, ICICI बैंक, शार्प फॉल, मतलब एकदम 3 कैंडल में पूरा नीचे कर दिया उनको। तो मेरा क्या है ना, ये कोई फंडामेंटल इश्यूज नहीं है, ये एक इंडेक्स की रीबैलेंसिंग के कारण हो रहा है। तो ये जो करेक्शन हुआ, मैं मानता हूं कि इनकी वैल्यूएशन और ओवरऑल मार्केट की वैल्यूएशन के लिए अच्छी खबर है। करेक्ट। हवा तो थोड़ी निकल गई, और एटलीस्ट FIS अभी इसको देखेंगे। तो मेरा मेरा मानना है कि ये इतनी कंपनियों के बारे में कोई बुरी खबर आकर नहीं निकाला है, ये एक इंडेक्स में रीवेटेज, उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस या कुछ उसमें कुछ बदलाव नहीं है। तो इसके कारण मेरा मानना है कि जिसमें भी शेयर प्राइस ज्यादा गिरा है, वो एक्चुअली अगले हफ्ते रिकवर हो सकता है। यस, मंडे को ही नॉट अ लोग कह रहे हैं, मंडे को ही रिकवरी हो सकती है। तो रिकवरी आ जाएगी, मगर आज जरूर बहुत से लोगों को बहुत नुकसान हुआ होगा। जैसे मैंने कहा, किसी ने स्टॉप लॉस रखा, तो स्टॉप लॉस में क्या होता है, यू रिकॉग्नाइज द कैश लॉस। आप होल्ड करने की सोच रहे हैं, मगर होल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि आप ही ने स्टॉप लॉस डाला है उसमें, समझ रहे आप। तो इन्हीं आज कैश लॉस बहुत हुआ होगा करेक्ट ट्रेडर्स के। ठीक है, उनको वाकई अभी जाके उनके में दम होनी चाहिए वो सेम स्टॉक को खरीदने के लिए। जो आज नुकसान हुआ, उसको जाके मंडे और ट्यूसडे खरीदो, किसकी ऐसी हिम्मत रहेगी, मुझे देखना चाहिए। तो ये बात है। दिस वाज द मेन रीजन फॉर द करेक्शन। मैं अनड्यूली वरीड नहीं हूं फ्राइडे के करेक्शन से, राइट। ये तो रीबैलेंस तो होता रहेगा, तो ऐसी चीज तो होते रहेगी। और बात यह है कि समझिए, लास्ट 2 इयर्स में हमारा शेयर करीबन 18% से 12% गिरा है। सो दैट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, वो बहुत भारी पड़ा है हमें। आज ये खाली स्टॉक लेवल पे एडजस्टमेंट हुआ है, समझ रहे आप। इट्स नॉट सो मच अबाउट मार्केट, राइट, इट्स नॉट अबाउट ओवरऑल, बट वो 19 to 12%, 7% हमारी इंडेक्स में शेयर गिरना मीन्स कितने ओवरफ्लोज हुए हैं पैसिव फंड से ओवर द लास्ट 2 इयर्स। दैट इज मोर ऑफ अ कंसर्न, राइट। तो ये है बात। सो इसमें मैं कहूंगा, आई नो दैट मार्केट में इतनी गिरावट के दिन हमें हंसते हुए कहना चाहिए कि ये नहीं कहना चाहिए कि अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, प्रॉब्लम जरूर है, मगर सर लेकिन सुबह से जो गिर रहा था वो क्या था? सुबह से ही गिर रहा था मार्केट? वो मानसून, वो मानसून, बिकॉज मानसून का खबर ना, ठीक है, वो रूरल कंजम्पशन के ऊपर उसका असर आता है, इन्फ्लेशन के ऊपर उसका असर आता है, RBI के पॉलिसी नजदीक आ रही है और ये बुरी खबर आ रही है, तो मार्केट को अभी पॉलिसी के बारे में भी डर आ गया, समझ रहे हैं। तो ये एंड आज क्या था कि लकीली आपको आज तेल ब्रेंट क्रूड, जो फ्राइडे को ब्रेंट क्रूड था, वो 92 के नीचे गया। तो ये अच्छी खबर के साथ ये मानसून की बुरी खबर आई थी। अगर वो अच्छी खबर भी नहीं होती तो और भी गिरावट ज्यादा होता शायद। सर रुपया 85 पैसा रिकवर हुआ है आज। रेस, दैट्स व्हाट। तो रुपया, डॉलर और उधर वो MOU साइन करने वाले, इतनी पॉजिटिव खबरें थी, लेकिन एक मानसून ने कि 90% एवरेज रहेगा, उसने पूरा मूड खराब किया सुबह से। और ये आई थिंक ये वर्स्ट एवर मानसून का ये बोल रहे हैं ना हमारी जो पिछले कई मेरे ख्याल में 7-8-10 सालों में होगा, क्योंकि ये सुपर एलनीनो है और 96-98% का लॉन्ग टर्म एवरेज बनता है, लॉन्ग रेंज का। अब वो आ रहा है 90, और ये मानसून विभाग का अपना अनुमान है। और दूसरा इसमें क्या होता है सर गड़बड़ मानसून में, कि ये स्प्रेड इसका बहुत खराब होता है अल नीनो में, कि कहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, कहीं बहुत खराब होगी। अब जो कि एवरेज ही इतना नीचे कर दिया उन्होंने कि थोड़ा सा चिंता बढ़ गई इससे। और ये प्रॉब्लम क्या है कि एज इट इज फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए वो गैस प्राइस का तो ऑलरेडी दबाव था। यस। तो ये डबल वैमी है ना एग्री रूरल एरिया के लिए, इकोनॉमी के लिए, राइट। और नेचुरली इसके कारण सोइंग की डेटा आ जाएगी ना, फर्स्ट सोइंग की डेटा से वो अगला वो पता लगेगा कि मानसून कहाँ पे कैसे बढ़ रहा है, राइट। सो वो बात है, वो नेचुरली दैट वाज द नेगेटिव। आज मानसून था और लास्ट घंटे में जो गिरावट था वो MSCI था, वो MSCI था। अडानी पावर तो सर 11th लार्जेस्ट कंपनी बन गई है कंट्री की। लोगों को पहले से मालूम था कि इसमें कुछ हो रहा है।
मतलब नहीं, इसका मार्केट कैप क्या जबरदस्त बढ़ा है, बिल्कुल। सॉलिड। चलो, अब आपने आपके सर सेकंड आपका जीडीपी, सवाल था जीडीपी का एक्सपेक्टेशन। यस, तो आपके लिए जो कंसेंसस है वो 7 से 7.25 के करीब समझिए एक्सपेक्टेशन है। ये लास्ट ईयर की बात, Q4 की बात कर रहे हैं, और लास्ट ईयर का 7.4 to 7.6, और नॉमिनल जीडीपी का 8 to 8.6, बिकॉज 3 क्वार्टर के लिए आपको सीपीआई और डब्ल्यूपीआई कम थे। ये लास्ट क्वार्टर में ही थोड़ी बढ़त हुई है, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी का इसलिए उतना बड़ा नहीं है, 8 to 8.6। वो जो पैरेलली आपको स्टॉक मार्केट की ओवरऑल साल के अर्निंग्स में दिखेगा। तो लास्ट क्वार्टर के अर्निंग्स में आपने देखा कि इट वाज रीजनेबली गुड, रेवेन्यू ग्रोथ रीजनेबली गुड था मार्केट का, डिस्पाइट नॉमिनल जीडीपी, राइट। तो ये है, मगर ये एक मैक्रो हेडलाइन है। हमें जीडीपी को दो तरफ से देखना है, एक सप्लाई साइड से, एक डिमांड साइड से। तो सप्लाई साइड का कहते हैं जीवीए और डिमांड साइड का कहते हैं जीडीपी। तो सप्लाई में 3 भाग होते हैं, क्योंकि सप्लाई में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक सर्विसेज होता है, एक अग्री होता है, राइट। इसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए, क्योंकि इकोनॉमी में सप्लाई साइड से वैल्यू ऐड होती है, राइट। जैसे आपने मिनरल्स को ग्राउंड से उखाड़ा, फिर उसको आयन ओर को उखाड़ा, उसको स्टील बना दिया, तो ये वैल्यू एडिशन है स्टील। तो वैसी बात है, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल में एक रेजिलियंस की नंबर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 6% की बढ़त मैन्युफैक्चरिंग से पिछले साल की दिखने की एक एक्सपेक्टेशन है। मगर ग्रोथ तो सर्विसेज के थ्रू भी है, थ्रू ही है, क्योंकि वो 7.5% पे मेनली ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सर्विसेज, इस सेगमेंट का ग्रोथ ही देश की जीडीपी को वो 7%, 7.5% के करीब है। वो मेनली ड्यू टू सर्विसेज है, राइट। और सर्विसेज से साथ एग्रीकल्चर का भी लास्ट ईयर मानसून नॉर्मल था ना, और विंटर का जो रबी का क्रॉप था वो भी अच्छा था, तो इसीलिए एग्री का ग्रोथ स्टडी एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर का नंबर 3.1 to 3.5। तो मगर ये सब लास्ट ईयर के हैं, याद रखिए, इसका फ्यूचर के लिए कोई मायना नहीं है, मगर एक इकोनॉमी की पिक्चर थोड़ी डिसेंट बता रही है ये। और अब आते हैं डिमांड साइड की जो जीडीपी की गणित होती है, नेक्स्ट स्लाइड में। वहां पे 3 होता है, कंजम्पशन, कैपेक्स और नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। ये जैसा डिमांड साइड की गणित जीडीपी की होती है। तो कंजम्पशन में क्या है कि आपको 61% ऑफ जीडीपी अभी भी कंजम्पशन का शेयर है, राइट। तो इधर क्वेश्चन क्या है कि जो जीएसटी टैक्स रैशनलाइजेशन हुआ था, उसका अर्बन कंजम्पशन में पिका Q4 में दिखा था कि नहीं, ये जानना जरूरी है। मेरे ख्याल में डेफिनेटली ऑटो सेगमेंट में दिखा है, अगर बाकी सेगमेंट में दिखा कि नहीं, ये डेटा से ही हमें पता लगेगा, वो एक बात है। सेकंड, जीएफसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो इन्वेस्टमेंट और कैपेक्स, वहां पे रेजिलियंस है, क्योंकि ये 30% ऑफ जीडीपी पे एक अच्छी नंबर है, डिसेंट नंबर है। पीक ऑफ द साइकिल में मुझे याद है इट वाज अबाउट 36 लास्ट डिकेड में, 2008 to 11 में एक पीक हुआ था जीएफसीएफ का। तो आई थिंक दैट एट द टाइम द पीक रीच वाज 36, अभी 30 पे है, व्हिच इज डिसेंट। और क्योंकि अभी भी प्राइवेट कैपेक्स एक ग्रेजुअल अनलॉकिंग फेज में है, पूरा कैपेक्स का भी शुरुआत हुआ ही नहीं है, और पब्लिक स्पेंडिंग ही आपको प्राइमरी एंकर है। बट इस चीज में जब ये जीडीपी को लेकर आगे बढ़ते हैं, एक सवाल एफआईएस के बारे में जो उठेगा, वो नॉट थ्रू दिस डेटा बट डिस्कशन चालू होगी कि इस साल क्या फिस्कल डेफिसिट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कैपेक्स को घटाएगी। वो एक एफआईएस के लिए बहुत बड़ा सवाल है, जिसका वो आंसर ढूंढेंगे कि कैसे ये फर्स्ट क्वार्टर में गवर्नमेंट की खर्चा कैसी रही, क्या करने वाले हैं। अभी नहीं होगा, मगर सोच उसी पे जाएगी, बिकॉज वो नेगेटिव सिग्नल है फॉर द फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ। मल्टीप्लायर इफेक्ट जो आता है कैपेक्स से ना, तो वो एक इंपॉर्टेंट फिगर आने वाले दिन में ट्रैक करने की जरूरत है। और फिर नेट एक्सपोर्ट्स का ड्रैग ही है, बिकॉज डोमेस्टिक कंजम्पशन नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड इंपोर्ट वेलोसिटी को बढ़ा दिया। ऑयल एंड गोल्ड तो थे इंपोर्ट्स में,
but so net exports are expected to have a negative drag on the aggregate GDP computation. क्योंकि डोमेस्टिक आपने देखा होगा ना वो स्लाइड की, लार्जेस्ट इंपोर्ट ऑयल का है $175 बिलियन, सेकंड कंज्यूमन का है, इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मोबाइल फोन से लेकर टेलीविजन से लेकर, तो ये जब डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ती है तो हमारी इंपोर्ट्स भी बढ़ती है। सर तो, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। हाँ, मुझे लगता है कि अब हमने मतलब सिस्टमिक रूप से गलती करी, हमने मेक इन इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट को हमने बहुत फोकस किया। हम मोबाइल के बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए। एप्पल का कितना भयानक एक्सपोर्ट, सिंगल आइटम में सबसे बड़ा आइटम हुआ है सर। अगर आप पूरे एक्सपोर्ट में सिंगल आइटम देखें तो एप्पल का फोन है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उसकी चिप और सारे सामान तो हम इंपोर्ट करके ला रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे हम तो बहुत डॉलर खर्च करके ला रहे हैं ना उसको, और फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो गलती हमने उज्ज्वला में की कि गैस तो बांट दी गांव-गांव में, गैस का सप्लाई दुरुस्त नहीं किया, वैसे ही हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा तो दे दिया, पर उसका बैकएंड ठीक नहीं किया कि माल किधर से आएगा। सब चाइना से लाके बना के बेचना, तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर। नहीं, मगर ये भी आपने सोचा कि हमने किया क्या? हमने बिल्कुल नहीं किया भैया, ये एप्पल और सैमसंग ने किया है। हमने क्या किया सर हमने करने दिया ना उनको। अरे हमने पीएलआई में उनको इंसेंटिव दिया भैया, बस। एप्पल ने सस्ता लेबर हमारा देखते हुए चीन से इधर ट्रांसफर कर दिया। हमने कुछ नहीं किया, खाली पीएलआई में हमने 5% 5 साल के लिए उनको मुफ्त में दे दिया हाथ में, टैक्स बेनिफिट। और गवर्नमेंट का इधर क्या था? कुछ नहीं था। दिस इज एंटायरली कि एप्पल जैसे कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करने के लिए चीन से मैन्युफैक्चर करने से असेंबली को इधर किया, कंपोनेंट सब चाइना से लेकर आकर इधर खाली असेंबली किया। आपके 5 साल के बच्चे को एक जिक्सॉ पजल दे देना, उतनी लेवल की इंटेलिजेंसी चाहिए ये असेंबल करने में। ट्रू ट्रू। तो ये मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक सक्सेस या ऐसा कुछ है। नहीं, मैं भी तो सर वही कह रहा हूं कि दैट इज द फेल्योर, सिस्टमिक वीकनेस, कि हमने ये जो करने दिया, इससे हमें क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, अननेसेसरी हमने अपना नेट एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ रेट कम हुई है बिकॉज इस साल इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गोल्ड। बट बेनिफिट ये हुआ कि नेट इवन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में नेट फॉरेन एक्सचेंज ऑनर है ना, जितना भी आप इंपोर्ट करो उससे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, नेट फॉरेन एक्सचेंज ऑनर है। तो ऐसा नहीं है कि, और नौकरियां तो दिलवाई, उतने असेंबलर्स के लिए तो नौकरी दिलवाई हमने। तो ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव है, मैंने इट क्रिएटेड सम जॉब्स इन ईएमएस एंड इट ऑल्सो गेट सम फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज जो भी मार्जिन समझिए 5% का मार्जिन रहा होगा, एटलीस्ट 5% का हमें डॉलर का एक्सपोर्ट्स डॉलर मिले ना। तो ऐसे नहीं कि, मगर इट कुड हैव बीन मच बेटर if we had done the Atmanirbharta in this program better. Exactly, my point is this only कि अभी देखिए क्या इसमें सर एक दिक्कत ये आएगी कि चिप की बहुत शॉर्टेज है पूरे वर्ल्ड में, प्राइसिंग गोइंग अप बाय 30-40%। मैं आपको एक इंटरनल बता रहा हूं खबर, सैमसंग ज्यादा फोकस कर रहा है इस समय रिफर्बिश्ड फोन भी बेचने पे, उसकी बहुत डिमांड है। अगर आप अपना सेकंड हैंड फोन शॉपिफाई पे बेचोगे जाके तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि चिप नहीं है, तो वो उसी को ठीक ठाक करके फिर से चल रहा है, और चिप की कीमत 30-40% बढ़ गई है। तो ये सब चीजें हमको अब फेस करनी पड़ रही। एनीवे सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये थी वो जीडीपी की एक्सपेक्टेशन, और आरबीआई पॉलिसी पे आते हैं क्योंकि अगले हफ्ते की बात है ये। यस, तो दो बड़ी चीज जो सामने है आरबीआई के, एक है क्रूड, दूसरा है करेंसी। ये दोनों दबाव में है। सिग्निफिकेंट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन रिस्क भी है, इसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ने की एक एक्सपेक्टेशन है, और करेंसी तो 4.5% ईयर टू डेट में गिरा है। तो इसको टैकल करना आरबीआई पॉलिसी का एक की मुद्दा, राइट। तो कंसेंसस आज स्टेटस क्वो का है। अभी भी मार्केट पार्टिसिपेंट सब मैंने पूछा देखा कि सब लोग कह रहे हैं कि आरबीआई स्टडी ही रखेगी रिपो रेट को और न्यूट्रल स्टांस को भी जायम रखेगी। मगर एक स्मॉल ओपिनियन का ये फॉर्म हो रहा है जो अगले स्लाइड में है कि हॉकिश रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि
RBI might be forced into a 50 basis points rate hike, इधर इस जून पॉलिसी में या अगस्त में है, क्योंकि दो चीज है, करेंसी को डिफेंड करके जब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो फॉरेन फ्लोज डेट के अंदर आ सकते हैं, बिकॉज इंडियन डेट एक रियल रेट ऑफ रिटर्न में अच्छा रिटर्न दिलवा सकता है। और ये कौन कह रहा है वो बाद में बताता हूं मैं, कौन है ये नेगेटिव साइड में। मगर इसके अलावा आरबीआई पॉलिसी के अंदर जो कमेंट्री का इंपॉर्टेंट है कि फॉरेक्स का इंटरवेंशन कैसे करने वाले हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे करना है लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए, और करेंसी का डिफेंस का क्या स्ट्रैटेजी है, मार्केट ये सुनना चाहती है। तो ये डिसाइड करेगी फ्यूचर, बिकॉज करेंसी का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाता है ना, बिकॉज करेंसी का तेल का दाम बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट और भी बढ़ता है बिकॉज ऑफ करेंसी। सो इस बार थोड़ा ज्यादा ध्यान करेंसी मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए सवाल जवाब सब करेंसी के ऊपर होंगे, नॉट अबाउट इंटरेस्ट रेट। इस बार की पॉलिसी इटसेल्फ आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी करके आरबीआई का करेंसी पॉलिसी नाम दे देंगे। क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज देखिए उनकी पास्ट हालचाल भी देखिए कैसे उन्हें, एक बात था जब 92 में थी और 95 पे सडनली डिप्रिशिएट हुआ तो उन्होंने स्पेकुलेटिव कारण को बताकर बैंक के ऊपर दबाव डालकर वो सब एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्हें वापस उसको 93 पे लाए 95 से, और फिर वापस उसको वापस 97 तक छोड़ दिया, फिर वापस इंटरवेंशन करके अभी उन्होंने 95 तक ये लाए गए। तो ये आरबीआई का पॉलिसी भी है वॉलिटिलिटी को कंट्रोल करना, मगर इसको रुपए को टारगेट नहीं करते बता रहे हैं। मगर ये दो इंटरवेंशन देखते हो, एक तो वॉलिटिलिटी वाला कंट्रोल वाला दिखा मुझे, बट ये सेकंड लेवल ऑफ इंटरवेंशन जो है वो मुझे लगा कि वो एक्चुअली रुपये को स्ट्रेंथन करने की कोशिश किया है। तो पॉलिसी में एक तरफ वो रिपीटली कहते हैं मैं कोई लेवल टारगेट नहीं करता, मगर क्लियरली उनको 97 एक लक्ष्मण रेखा की तरह उनको दिखा कि जबरदस्त उन्होंने 97 के बाद देखिए करीबन दो रुपए इसको नीचे करा दिया है, इंप्रूव कर दिया है करेंसी को। तो डेफिनेटली आरबीआई के मन में 97 मुझे लग रहा है कि एक लक्ष्मण रेखा थी जिससे ऊपर उनको, तो ये सुनना चाहेंगे, राइट। और इसका और एक स्लाइड था मेरे ख्याल में, है क्या? हाँ, तो आरबीआई की ग्रोथ की कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है, एक तो करेंसी के बारे में, दूसरा गवर्नमेंट जो भी कहती है वो लास्ट ईयर का होता है, जो गवर्नमेंट की जीडीपी डेटा आएगी वो लास्ट ईयर का है, मगर आउटलुक के लिए जीडीपी का ग्रोथ के लिए आरबीआई के ऊपर हमें डिपेंड करना होगा, और उनकी इंटरनल प्रोजेक्शन कह रही है 6.9, मगर वही मुझे डाउटफुल लग रहा है क्योंकि एनर्जी शॉक तो प्रोलॉन्ग हो रहा है ना। यस। तो मुझे वही, अभी क्या वो रिवाइज करेंगे इसको इस पॉलिसी के टाइम में, जब कहते हैं कि अगले 4 क्वार्टर के जीडीपी के डेटा देंगे ना, तो मेरे ख्याल फर्स्ट क्वार्टर का तो वो 6 के नीचे लाएंगे Q1 का, और Q2 का थोड़ा बढ़ाकर मे बी 6.1 6.2 करके लास्ट 2 क्वार्टर्स का वो शायद 6.8 6.9, तो एवरेज फॉर द ईयर मुझे 6.9 मुश्किल लग रहा है। कई एजेंसीज ने तो 6.5 कर भी दिया है, क्रिसिल वगैरह ने तो 6.5 कर दिया, 7.2 से सीधे 6.5। करेक्ट, बट आरबीआई मानती है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, वो एक चीज है। सेकंड, उनके इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी को फ्यूचर रेट है क्या नहीं होगा ये इसके बेसिस पे है ना। तो उनका जो एनुअल रिपोर्ट था उन्होंने सीपीआई को 4.6% प्रोजेक्ट किया है FY27 का, कंपेयर टू 2.1%, सो डबल हो रही है इन्फ्लेशन। ओके, कोर्स फ्यूल प्राइस, लॉजिस्टिक प्राइस, कमोडिटी प्राइस सब बढ़ गए हैं, राइट। मगर अभी क्या है कि लास्ट टाइम एक पलट इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कि अभी सब हम कोर इन्फ्लेशन को भी डिस्क्लोज करेंगे। और जनरली उनकी पॉलिसी में वो कहते हैं कि हम कोर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अब कोर क्या है? कोर माने नॉन ऑयल नॉन फूड, ये मतलब ये तो को अफेक्ट करती है ऑयल एंड फूड, उसको निकाल कर पॉलिसी क्या बनाओगे? मतलब ये तो अजीब बात हुई सर। वो हर चीज को इसमें शामिल करना चाहिए जो डेली लाइफ में आपको इम्पैक्ट कर रही है।
करेक्ट. सो देखना है कि क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ट्रैजेक्टरी डालते हैं, बिकॉज दैट विल गिव यू अ क्लू ऑन देयर फ्यूचर इंटरेस्ट रेट हाइक्स या नहीं हाइक्स होंगे. बिकॉज इस क्वार्टर का क्या देख रहे हैं इन्फ्लेशन, वो पहले डिस्क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वार्टर का. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी. तो इस बार करेंसी, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, ये सब फ्यूचर लुकिंग क्या आरबीआई बताती है, ये मेरे लिए इस बार प्रॉब्लली इंपॉर्टेंट है. ओके. और एक स्लाइड डाला था मैंने. हाँ, तो यहां पर क्या है कि जो टेक अवे है मार्केट के लिए, उसमें देखिए डुअल थ्रेट मैंने 100+ ऑयल लिखा है. जो फ्राइडे को ऑयल 92 के नीचे आ गया, तो अभी तो पीस का टॉक्स हो रहा है, तो शायद ये वापस 100 नहीं जाएगी. मगर क्या आरबीआई उसको अभी भी मन में रखते हुए कुछ बताएगी, ये देखना पड़ेगा. राइट. और लिक्विडिटी मैनेजमेंट में क्या टाइटन करेगी, वो भी नेगेटिव सिग्नल होगा मार्केट के लिए. इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को एंकर करने के लिए. राइट. सो कंक्लूजन में होल्ड ही न्यूट्रल स्टांस है. मगर दलाल स्ट्रीट अभी तक एक डॉविश पॉज के लिए पोजीशन नहीं कर रही है, बिकॉज टोन ऑफ द पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू बी कॉशियस एंड विजिलेंट. तो मार्केट ने एक तरफ डोविश की थॉट प्रोसेस को निकाल दिया है और डर रही है कि क्या आरबीआई फ्यूचर रेट हाइक के बारे में कुछ बताएंगी, कि अगर सिचुएशन ऐसी चलती रही तो हमें रेट हाइक का सोचना होगा. ऐसे कुछ कह दिया तो मार्केट की वाट लगेगी. ये याद है ना आपको, पहले वो ग्रीनस्पैन और बर्नांकी के वो दिन थे जहां पे उन कह रहे थे कि वो उनका आईब्रो ऊपर गया तो मार्केट गिरा. ऐसी बात. इस बार भी उनकी बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट जस्ट द टॉक, बॉडी लैंग्वेज. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी होने वाली है, बिकॉज इट इज अ पॉलिसी इन टाइम ऑफ स्ट्रेस. ये वॉर टाइम का पॉलिसी है, ये पीस टाइम का पॉलिसी नहीं है. तो सर वो बताइए, जो आपने कहा था कि जो लोग 50 बेसिस पॉइंट हाइक की कुछ लोग बात करें, वो कौन लोग हैं? FIIs, फॉरेन. अच्छा. वो कह रहे हैं कि करना चाहिए, बिकॉज उनके लिए क्या है कि करेंसी प्लस इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए आपको रेट हाइक करना ही है. बिकॉज दो ये सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है, और मैंने भी पहले कह चुका हूं मैं कि नॉर्मली इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी से सप्लाई साइड में ज्यादा असर नहीं हो सकता, स्पेशली इंपोर्टेड सप्लाई साइड. बट फॉरेनर्स का व्यू है कि ऐसी हालत में आपको डिमांड को किल करना चाहिए. व्हाई सर, क्यों? बिकॉज इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में रखेंगे अनलेस यू किल डिमांड, यू हैव टू स्लो डाउन द इकोनॉमी. सर अपनी तो डिमांड वैसे भी इतनी कम है, जीएसटी कम करके डिमांड बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, डिमांड तो है ही नहीं. अरे वॉर के पहले था ना, लास्ट सितंबर में वॉर कहाँ था? हाँ, लेकिन अभी जो जीएसटी कम किया उसके बाद थोड़ी सी डिमांड बढ़ी, ऑटो थोड़े से दिखे. अब अभी मैंने सर दो आपको डेटा पॉइंट देता हूँ. एक मैंने अभी क्रिसिल वाली एक रिपोर्ट देखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो टोल रोड कलेक्शन है वो 2% गिरेगा इस साल FY27 में. और उन्होंने 91 टोल रोड्स को कवर किया, जो कि 10,000 किलोमीटर अक्रॉस द कंट्री है. तो 75% ट्रैफिक कमर्शियल का है और वो गिर रहा है, इसीलिए टोल रोड कलेक्शन भी गिरा है. और FY28 में उसमें जाकर रिकवरी होगी, दैट टू इन्फ्लेशन लेड, नॉट वॉल्यूम. तो एक तो ये है कि वो जब वो हो रहा है तो उसका मतलब डिमांड में दिक्कत आ रही है. दूसरा जो इनपुट वाली बात है, उसमें एल्युमिनियम, कॉपर और प्लास्टिक, इसमें भयंकर तेजी आई है पिछले 2 महीनों में. भयंकर, मतलब एटलीस्ट 20% ईच. तो वो तो अब वो अभी तो वो WPI में दिख रहा होगा, कंपनियों ने अपने ऊपर लिया होगा, अब वो धीरे से परकुलेट करेंगे, तो डिमांड तो आपकी वैसे भी नीचे जाएगी. तो अगर इन्होंने रेट हाइक किया तो बहुत कैटास्ट्रॉफिक होगा मार्केट के लिए. नहीं, ऑब्वियसली कैटास्ट्रॉफिक होगा मार्केट के लिए, बिकॉज मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये पसंद नहीं होता है और नेचुरली एक सेल ऑफ की तरह होगा. मगर देश के लिए सही क्या है?
ये बात पे सोच रहे हैं। आप तो खाली मार्केट के बारे में सोच रहे हैं, जैसे मार्केट की हालत देश की हालत है। वो हमारे मार्केट पर वो सही है, बट आई एम सेइंग ना आरबीआई को मार्केट के बारे में कुछ ख्याल है, ना गवर्नमेंट को मार्केट के बारे में कुछ ख्याल है, राइट? दे डोंट वरी अबाउट मार्केट। तो देश के लिए फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंसी मैनेजमेंट एक तरह से इंपॉर्टेंट है। तो वहां से देखकर अगर आपके हालत में, वही कह रहा था, ये मैं फॉरेन का रिपोर्ट्स पढ़ रहा था इसमें, और MUFG करके एक है, उन्होंने लिखा है कि ये आरबीआई को 50 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक करना चाहिए, 25 भी नहीं। 50 बेसिस पॉइंट। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये ठीक है, वही बोल रहा हूँ, आरबीआई ये सोच रही है कि मैं कैसे रुपये को थोड़ा स्टेबल रखूं, बिकॉज हमारी ट्रेड डेफिसिट कर रही है। नॉर्मली वी नीड टू सपोर्ट एक्सपोर्ट, सो करेंसी वीकनिंग से एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलेगी करके एक सोच होती है। मगर अब की बार स्थिति ऐसी है कि देखिए ना, प्रधानमंत्री ने आके आपको कम करने को कहा गोल्ड का परचेज को, तो वो देश की हालत के बारे में सोच रहे हैं ना, वो मार्केट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो हमें भी जब पॉलिसी को इवैल्यूएट करते हैं, मैं इसीलिए मैं साफ कह रहा हूं कि आरबीआई के पास टफ चॉइसेस है, और मार्केट को जो पसंद नहीं है इसलिए हम उसको प्रे करें। मार्केट की आउटलुक अभी भी है कि नहीं, न्यूट्रल स्टांस में रहेगी, मार्केट होप में रही है। मगर ऐसा आरबीआई गवर्नर, अब सोचिए कि उनका मकसद क्या है, एक इन्फ्लेशन और ग्रोथ को बैलेंस करना है। अब अगर ऑयल के प्राइसेस, फूड के प्राइसेस और गोल्ड के प्राइसेस, ये तीनों करेंसी के कारण और भी बढ़ रहे हैं, इन एडिशन टू देयर रियल प्राइसेस, बिकॉज फूड में फर्टिलाइजर का प्राइस बढ़ रहा है गैस प्राइस के कारण, गोल्ड में इंपोर्टेड गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी अभी ड्यूटी भी लगा दी है, राइट? तो अब उसके ऊपर डिमांड अगर तेजी से बढ़ता है तो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का बैलेंस एकदम सा टिल्ट हो जाता है। तो एज अ रिजर्व बैंक गवर्नर उनको वही सोचना है कि इकोनॉमी में वो बैलेंस मेंटेन करना है ना। तो इसीलिए वो इन्फ्लेशन का ट्रैजेक्टरी देखिए, हम देख रहे हैं ये सब अलग अलग, उनकी वेटेजेस अलग होती है ना, हर चीज का वेटेज होता है इंडेक्स के अंदर, और आरबीआई को क्या है कि वो 6% से ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनका मैंडेट है वो। आरबीआई गवर्नर का मैंडेट है कि आप इन्फ्लेशन को बिटवीन 2 और 6 में मैनेज करो। तो अगर 6 के ऊपर दिख रही है कि जा रही है तो फिर उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। मगर एक चीज है जो मल्होत्रा जी ने पहले भी कहा है कि आरबीआई विल ट्राई टू लुक बियॉन्ड द करंट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, बिकॉज ये परमानेंट क्राइसिस नहीं है। इफ इन हिज माइंड ही कैन ऑल्सो वो स्टांस ले सकते हैं कि ठीक है भैया, एक क्वार्टर के लिए इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इकोनॉमी को हमें डैमेज नहीं करना चाहिए करके वो रेट हाइक नहीं करेंगे करके ये भी कह सकते हैं। बट वो उनके जो कैलकुलेशन है, गणित है कि लेट्स से वन थिंग, अब वॉर खत्म होगी तो तेल कहां पे आके सेटल होगा, ये उनकी डिसीजन मेकिंग में जरूर आएगी। तो अगर वो नंबर है 85, तो 85 का क्या इंपैक्ट होगा इन्फ्लेशन के ऊपर, वो गणित तो करना पड़ेगा। 92 टू 85, अभी 92 आ गया फ्राइडे को, समझिए, अब 92 टू 85, राइट? सीधा आप देख रहे हैं कि 7 इसका सेविंग्स होगा, मगर 65 और 70 जो उनके पहले लास्ट ईयर की गणित में थे उससे $15 ऊपर है ना, राइट? और वो डॉलर में है। इसके अलावा 5% करेंसी भी वीक हुआ है ना, करेक्ट। तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ ऑयल प्लस करेंसी आपको देखना चाहिए। तो वो एक बात है। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता था, अभी मेरे को डेटा आ गया है आपके जो यस सर, मैं भी मैंने जस्ट वही देखा, 21,105 करोड़। मगर डीआईएस ने भी थोड़ा मैच किया, आज 16,000 करोड़ खरीदा है। करेक्ट, यस। तो तरफ से जैसे हम कह रहे थे ना कि जिस दिन एफआईएस बेचते हैं डीआईएस भी स्टेप अप खरीदते हैं, क्योंकि उनके अच्छी स्टॉक्स उनको सस्ते में मिल रहे हैं। तो यह वाली दिन की बात थी, राइट? तो फुल्ली मैच नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट 16,000 करोड़ भी रिकॉर्ड डीआई बाइंग है।
हाल में, ट्रू, वेरी राइट? ट्रू। वो नंबर आप फिल कर दीजिए इसको सर्कुलेट करने से। सर लेकिन मेरा एक इसमें सवाल है, मुझे नहीं हाँ लगता कि रेट हाइक होगा, क्योंकि हमारी सरकार एफआई की सुनती कहाँ है, कुछ भी लिखते रहे वो, हम उनकी कहाँ सुनते हैं। देखिए, हम क्यों मैं हाइक ये कर। नहीं नहीं नहीं, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरबीआई करेगी बिकॉज एफआईएस ने मांगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि आरबीआई की सोच एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह, यानी मैंने देश के लिए अच्छा क्या है, तो वो फॉरेन भी एफआईआई नहीं है, वो एक फॉरेन एनालिस्ट है, समझिए। और सर उन्होंने बोल दिया, अब तो बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। नहीं बोलते तो सोचते भी अब नहीं बढ़ेगा, अब तो नहीं बढ़ाएंगे। सर मेरे क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, तब तक मैं उस डेटा को अपडेट करता हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि हमने आज में एक्चुअली जीडीपी, मुझे उम्मीद थी आज आएगा, तो मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर रहा था, मैंने देखा कि 1950 से 1980 तक हमारी एवरेज जीडीपी ग्रोथ 3.5% थी, जिसको हिंदू रेट कहते थे। फिर 80 से लेकर 2000 तक हमारी रेट थी 4.5 से 5 के बीच में। फिर वहां से लेकर के 2000 से लेकर 2015 तक 6.5 से 7 के बीच में हवर कर रही थी। 2015 से 2026 के बीच में हम 6% में। माई क्वेश्चन इज नॉट 6%, 6.5%। माई क्वेश्चन इज कि हम 7% के ऊपर 1-2 साल बीच में जब मनमोहन सिंह जी थे तो वो हुआ था बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी झोंक दी थी, खूब पैसे, फोन बैंकिंग चली, तो लिक्विडिटी डालो तो ग्रोथ आई जाएगी। हम 7% को ब्रीच क्यों नहीं कर पाते? हम कुछ भी कर लें, पीएलआई कर लें, मैन्युफैक्चरिंग कर लें, कुछ कर लें, 7% से ऊपर जाते क्यों नहीं हम? क्या चीज ऐसी हमको रोक देती है कि वो एक जिंक्स बन गया है, 7 के ऊपर जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे? व्हाई? द रीजन फॉर दैट इज हमारी इकोनॉमी का परचेसिंग पावर ऑफ आवर पीपल is too low to feed the selling capacity of our labor. We are still an internally driven economy. हम मैन्युफैक्चर करते हैं हमारे लोगों को बेचने के लिए। आज देखिए, वी आर बिटवीन बांग्लादेश एंड केन्या इन पर कैपिटा जीडीपी 2800 पे। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो लो एंड प्रोडक्ट्स जो हमारे सिटीजन्स खरीद सकते हैं, तो नेचुरली वो एक जो कहते हैं ना, जैसे वही चक्कर, विशियस सर्कल में घूम रहे हैं। जिस दिन हम अपने प्रोडक्टिविटी, स्किल लेवल, टेक्नोलॉजी इसको बढ़ाकर फॉरेनर को बेचने के लायक, खाली हमारी जो लेबर कॉस्ट की जो एडवांटेज है हम किस में इस्तेमाल कर रहे हैं? टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी, सूरत के जो डायमंड कटिंग या जो फैक्ट्रीज में हम लो एंड काम ही करके बेच रहे हैं, बट हाई एंड वैल्यू एडेड चाइना का देखिए, वही बिगेस्ट डिफरेंस है। चाइना की शुरुआत में उसका घटिया प्रोडक्ट्स थे, हमारे कंट्री में भी आके डंप करते थे। 2000, 2001, 2 की बात करें तो इतनी घटिया थी, मगर उन्होंने जो वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर बन गए ना, वो उसका रास्ता था एमएनसीज। तो हमने पीएलआई के जरिए जो भी कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए, उससे हमने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। जहाँ पे जैसे चीन ने उनको खुलेआम आने को दिया, एनवायरमेंट कंसर्न को छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और फॉरेनर्स को इनिशियल फेज में अपने देश में आमंत्रित किया, और जब भी फॉरेनर्स में जाके जब कारखाना लगाया, उसको धीरे धीरे चाइन ने क्या कह रहे, उसको ऑब्जर्व किया, टेक्नोलॉजी को उसको अपग्रेड किया और ग्रो किया। तो टुडे चाइनीज प्रोडक्ट्स आर कंपीटिंग बेस्ट इन क्वालिटी इन द वर्ल्ड। तो वो अमेरिका को अमेरिका के लायक प्रोडक्ट चाइनीज कंपनियां बेच रही है, नॉट जस्ट अमेरिकन कंपनी इन चाइना, बट उसका स्टेप 1 था अमेरिकन कंपनी। अभी हमें भी वही एक हमारा डर है, क्योंकि इंडिजिनस मैन्युफैक्चर और फॉरेन मैन्युफैक्चर आएगा तो इंडिजिनस मैन्युफैक्चर मर जाएगा करके डर है किसी भी चीज में। हार्ली डेविडसन बाइक की लीजिए, जो भी है, तो वो एक हम वो प्रोटेक्शन की रेजिम से ये जो एक डायलेमा में फंस गए हैं। फिर सर्टेन इंडस्ट्रीज में हमें खुलेआम फॉरेनर्स को आके बेस्ट टेक्नोलॉजी लाकर, और डोमेस्टिक कंपटीशन को तो नहीं है तो नहीं है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होकर डोमेस्टिक कंपनी उभर के आती,
और उसका लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत थी, वो नहीं है। तो अंटिल हम वर्ल्ड को सप्लाई करना हमारे लेबर के थ्रू उसका प्रोग्राम सही तरह से नहीं बनाएंगे, चीन का भी यही था, वो भी इसी 3-4% के ग्रोथ रेट में अटक गई थी, फिर एक दशक के लिए वो 10% की जीडीपी ग्रोथ में आई। तो सिंपल सी बात है, वी हैव टू सप्लाई हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। अमेरिका का पर कैपिटा जीडीपी $90,000 है, यूरोप का $65,000 to $70,000 है, सभी देश का एक ऊपर एक के नीचे होगा। उन देशों को हमें सप्लाई करना है। तो मेरी यही होप है कि ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोप के साथ साइन किया है उसको बेनिफिट उठाकर हमें अल्टीमेटली वो हाई एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना चाहिए, तभी आपको इनफ प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, हमारे देश के लेबरर्स को भी एक अच्छा सैलरी दे पाए, फिर उसके साथ डोमेस्टिक कंजम्पशन की वैल्यू बढ़ेगी, हमारी पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी 4,000 5,000। तो दैट इज द वन थिंग जो हमारे देश को ये 7% के सीलिंग पर अटके रख रही है। और हार्श ट्रूथ ये भी है कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंस है चीन का हमसे आधा हो गया है, हमारा अभी भी 16% है मेरा ख्याल में, चीन का 7 है, अमेरिका का 1% है। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि लेबर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, मगर फूड प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन नहीं है ना, हमारा बेसिक फूड में ही है, तो उसका अर्निंग कैपेसिटी इवन एग्रीकल्चरल लेबर्स को कॉन्स्टेंटली वो एक लो इनकम सिचुएशन में ही रह रहे हैं अभी भी। मानते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को बिलो द पॉवर्टी लाइन से अबव द पॉवर्टी लाइन लाया है, मगर वो काफी नहीं है ना। पोलराइजेशन देखिए, मैं बताता हूँ हमको, 140 करोड़ की आबादी में 10% लोग 60% देश की जीडीपी को हासिल कर रहे हैं एज इनकम। यस, तो दैट मीन्स 126 करोड़ लोग 40% जीडीपी को अपने आप में बांट रहे हैं। तो ये $2,800 का पर कैपिटा जीडीपी भी असलियत में there are people with $10,000 per capita who are 10% of the population, and there are people with not even $1,000 per capita जो मास है। तो क्या उनकी खरीदने की क्षमता होगी ना, तो उनके लिए हाई एंड प्रोडक्ट्स बना के वेस्ट है, बिकॉज वो खरीदने का उनके पास दम नहीं है। और ये टॉप 10% ऑफ पॉपुलेशन भी इंपोर्टेड गुड्स खरीदती है, उसको डोमेस्टिक गुड खरीदने की जरूरत ही नहीं है, तो वो सीधा जाके फॉरेन ट्रिप में जाके सब सामान खरीद के आता है। तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस कि हमें जो चाइना +1 का स्ट्रैटेजी खाली बुक्स में था, उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में हम नहीं ला पाए हैं। दैट इज द सिंगल फेलियर ओवर द लास्ट 30 to 40 years. ट्रू, वी हैव टू हैव दैट विजन टू डू दैट, मगर नहीं हुआ। एटलीस्ट उम्मीद थी कि इस गवर्नमेंट के आने से वो होगा, बट कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। यस, एफडीआई का बड़ा बुरा देखा मैंने कि $95 बिलियन ग्रॉस एफडीआई आए थे। यस, 2014 में इट वाज वेरी लेस, बड़ा है, मगर इट्स नॉट इनफ। वी हैव टू गेट इट इन $1 ट्रिलियन, नॉट इन $1 बिलियन। यस, जेन्युइन एफडीआई, मैं ये प्राइवेट इक्विटी को हम एफडीआई मान रहे हैं, ये प्राइवेट इक्विटी इज नॉट एफडीआई। एक ना एक दिन वो आईपीओ करके पैसा लेके जाएगा। बिल्कुल, ज्यादा 3 साल बाद किसी ने कारखाना लगा दिया तो उसके, मगर कितने फॉरेनर्स ने देश में आके कारखाना लगा के बंद करके चले गए। फोर्ड मोटर, जनरल मोटर्स, शेवरोले, यूरोप से भी टेस्ला वापस है। अभी फॉरेन ब्रांड में कौन सा है यहाँ पर दिग्गज वाला? Hyundai है, कोरिया का Hyundai कह सकते हैं, मारुति कह सकते हैं, सुजुकी, बस। बाकी तो टेस्ला को लगाना था, वापस चला गया। कितने लोग सी फोर्ड कुड नॉट अफोर्ड टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, उसने शॉप को बंद कर दिया यहाँ। तो बात वही है कि वी हैव टू गेट द फॉरेनर्स टू कम, तो वो उसके कारण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा ना। सो दैट इज द ओनली पाथ, देयर इज नो अदर रूट। एंड अभी वो एक प्रेशर पॉइंट भी है, बिकॉज हमें नौकरियां दिलवानी है, बिकॉज युवा बढ़ रहे हैं। So some serious action is needed from the government on this. वो कैसे होगी पता नहीं। तो आपने अभी डेटा डाल दिया तो डिस्कस करते हैं। 21,105 करोड़ की सेलिंग है और इधर 16,764 करोड़ की बाइंग है। अब मेरा सवाल इसमें सर ये मुझे समझाइए कि अगर वो $1.5 बिलियन का डिजिट था
तो बाकी के पैसा और भी तो लोगों ने बेचा या उसी में से सब आया $8 बिलियन का टोटल चर्न था, वो खाली नेगेटिव नहीं था। हाँ $1.5 बिलियन का टोटल चर्न था पोर्टफोलियो के कारण। तो पॉजिटिव भी है ना भैया, खाली नेगेटिव मत सोचिए। हेलो ओके कुछ ओके क्योंकि हमारा ओवरऑल एमएससीआई का शेयर 12% में ही है। अरे हाँ नेट नेट हुआ कि कोई स्टॉक्स में बिकवाली कोई हुई हाँ और कुछ में खरीदारी भी हुई ना, तो इट्स ओवरऑल हाँ रोटेशन। अरे तो उसमें सेलिंग और बाइंग दोनों थे, और इसलिए यहाँ पर देखिए कि नेट डिफरेंस 5,000 करोड़ ही है ना बिटवीन डीआई एंड यस एफआई। यस 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 सो डीआईएस ने भी स्टेप अप किया उन्होंने अपना। तो आपको वो मंथली डेटा भी ऑल्टर करना होगा, उसमें दिखेगा कि डीआईएस का भी बाइंग इस महीने, आई डोंट नो वो स्लाइड अपने ऑल्टर करने के लिए टाइम नहीं ये सर हुआ। मैंने कर दिया मंथली का, इनका 82,000 करोड़ हो गया उनका 82,000 वही कर, अप्रैल में 51, अभी तो 82 बना दिया उन्होंने। तो यस डीआईएस अच्छा सपोर्ट दिया मार्केट को, राइट। करेक्ट। मगर ये फ्राइडे का मार्केट को एक्सप्लेन करता है, वही है ये हाँ ये केवल फ्राइडे की मार्केट, राइट राइट। तो अब हम सर चलते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर, जो बहुत ही लोगों का बहुत ही पूछने वाला सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में, हाँ ये है सवाल। यस, अब मैं पहले सवाल बता दूं, पिछले हफ्ते क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक गिरा, फिर खबर ये आई कि इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी कि उन्होंने एमएसआरडीसी को ज्यादा इंटरेस्ट पे करने का प्रॉमिस करके, उनको उम्मीद थी कि 1,500-2,000 करोड़ का डिपॉजिट मिलेगा, बट एक्चुअली मिला सिर्फ 200 करोड़। लेकिन चूंकि प्रॉमिस आपने कर रखा था और अपना आर्टिकल चेंज कर लिया था, तो आपको वो पे करना पड़ा, तो पे कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने मार्केटिंग एक्सपेंस दिखा के उनको 45 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, वो पकड़ लिया गया। तो उसकी वजह से तमाम तरीके के सवाल उठे कि शशिधरन साहब भी उस फैसले के समय मौजूद थे, यानी उनके नॉलेज में था, ये सारी बातें निकल के आई। मेरा प्रश्न सर इसमें सिर्फ सिंपल से ये है कि अतनु चक्रवर्ती जब छोड़ के गए थे तो उन्होंने शायद इसी तरफ इशारा किया था कि साहब यहाँ पे एथिक्स और मोरल वाला काम नहीं हो रहे हैं, माल बेचने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये 45 करोड़ की रकम हो सकता है बहुत छोटी हो, लेकिन पता नहीं ऐसे कितने स्केलेटन हो, धीरे धीरे करके निकलेंगे, आई डोंट नो। तो ये ट्रस्ट का फैक्टर खत्म हो गया। बैंक के तो लिटरल मीनिंग ही ट्रस्ट होता है। आई बैंक अपॉन सुंदरम सर, सो हाउ कुड आई ट्रस्ट ऑन दिस बैंक, मेरा सवाल ये है, अब आप मुझे समझाइए। ठीक है, मैं समझाता हूँ। तो पहली बात है कि ये एथिक्स का जो ये पहले स्लाइड में है, सबको पता है ये कि वो जो रेजिग्नेशन था वो, बट वो बहुत एक वेग था। उन्होंने भी बाद में क्लैरिफाई किया कि कुछ नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया तो भी है, राइट। बट वो फर्स्ट झटका था जिसमें $7 बिलियन एचडीएफसी का मार्केट कैप वाइप ऑफ हो गया था, राइट। यस और सेकंड जो चीज आपने कहा उसके बारे में मैंने लिखा है, जो एमएसआरडीसी की एलिगेशन है। तो रेगुलर अप्रूवल प्रोसेसेस एंड इंटरनल ऑडिट कंट्रोल को बाईपास करके उन्होंने वेंडर इनवॉइस को जनरेट करके कुछ पैसा दे दिया उनको, ठीक है, 45 करोड़ का, राइट। ये एलएचजी इनडायरेक्ट पेमेंट है। अब एक बात आपको समझने की जरूरत है, क्या आप समझते हैं कि इंडिया एक करप्शन फ्री सोसाइटी है? नो। राइट। तो अगर सिस्टम में किसी को रहना है तो ऐसी चीजें होती रहती है। ये मैं कहूंगा कि मैं इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस से इसको हट के देखता हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ, वो किसी को देना है, एक रोड में आपको ट्रैफिक का चालान मिल गया, आप कोशिश करते हैं ना कुछ 100, 200, 500, 1000 वो पुलिस वाले को देकर निकलने के लिए। अगर वो बात सामने आ गई, आपको बता गया कि अरे इसने पैसे को दिया ट्रैफिक कॉप को, तो इंडिया में एक इंडियन सिस्टम में है ना, ये आगे पीछे चलता है। वही मेरा बात है, ये कोई फ्रॉड नहीं है भैया। ये एक जो कहते हैं, देखिए ये इंडिया की बात कर रहे हैं, जापान में प्राइम मिनिस्टर तक करप्शन स्कैंडल में डिसमिस हुए हैं, राइट। सो और यूएस में भी इस करप्शन को लॉबिंग के नाम दिया जाता है, ट्रू, ठीक है। तो अफ्रीकन कंट्रीज में तो ये भयंकर है। तो मेरा मानना है कि इसका हम उसको बड़ा लफड़ा करके बैंक का कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात नहीं उठाना चाहिए। माने ऐसी बातें
आप समझिए कि क्या सिटी बैंक में नहीं होती है अमेरिका में, या HSBC में नहीं होती। मैं नाम स्पेसिफिक नहीं ले रहा हूं, मगर ऐसे चीजें जो एक्सपीडाइटिंग पेमेंट्स नाम दिया जाता है इसको। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आपने वो नाम लिया था अदानी का, क्या था, एलिगेशन था, वही था ना कि ये लाइसेंस को एक जिससे दूसरे को दिया था, उसमें कुछ पेमेंट का क्या होता। तो ऐसे एलिगेशंस एक ग्रोइंग इकोनॉमी में, वी नो दैट वी आर नॉट अ करप्शन फ्री सोसाइटी, तो लेट्स बी प्रैक्टिकल। बट इफ बाय द पॉइंट इज दैट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे बैंक की ऐसी चीजों को नहीं करेगी, वी हैव दिस, पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि बोफोर्स के एलिगेशन के कारण राजीव गांधी का गया अपना प्राइम मिनिस्टरशिप, इलेक्शन हार गए। तो बात यह है कि दीज थिंग्स हैपन, ठीक है, मैं वो कह रहा हूं, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं, मगर इसके कारण कोई HDFC बैंक एक लफड़ा वाला बैंक करके आप नहीं कह सकते ना भैया। यही मेरा एक चीज है। आप मार्केट शेयर में मार्केट प्राइस को जो भी कीजिए, वो मुझे परफेक्टली ओके, बट बैंक के बारे में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उधर इशू, क्योंकि एक लार्ज बैंक को, एक सेल्समैन को जाके धंधा करना है उधर, तो होता है, अनएथिकल प्रैक्टिस होते हैं, वी टर्न अ ब्लाइंड आई। ये सही गलत की एथिक्स की बात में नहीं आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप समझते हैं कि बड़े बड़े बैंक और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में ऐसे कुछ नहीं होते हैं क्या? समझिए, समझ लीजिए ना, सी इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये भी है कि ये एक लोकल रीजनल सेल्स मैनेजर जिसके पास इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट का टारगेट था, उन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया होगा, क्या समझे ना? इट्स नॉट द बैंक इज सेलिंग हिम दैट यू गो एंड पे दिस ब्राइब एंड डू दिस। वही मैं उसको अलग करने कहूँगा। हर बैंक में बैड एप्पल्स होंगे, बैड गाइज होंगे जो करते हैं, जैसे वो 81 की प्रॉब्लम थी ना, 81 की, ये वो दुबई ब्रांच में किसी ने मिस सेलिंग किया करके, उसके बाद 5 लोगों को उन्होंने सैक किया। बट इट इज रूमर्ड के ये जो चेयरमैन का रेजिग्नेशन था, वो उसी बात के ऊपर था कि बैंक ने बहुत डिले करके एक्शन ही नहीं लिया, और इनके जाने के बाद, इनके रेजिग्नेशन के बाद उन्होंने वो 5 लोगों को हटा दिया सर्विस से। तो अब वो प्रॉब्लम बैंक का है कि वो दुबई रीजनल हेड का है। तो उसने कुछ कर दिया कि टीम को कहा कि आप जाके इसको फिक्स डिपॉजिट तरह बेचो, whereas 81 बॉन्ड इज एन अनसिक्योर्ड बॉन्ड, इट इज नॉट। तो ऐसी चीजें होती रहती है, इसके कारण। तो वही मैं अगले स्लाइड में मेरा व्यू बताया मैंने कि आई बिलीव, तो एंड में आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि लीगली वो जो गवर्नेंस की चीज है, इसके पहले वाला स्लाइड, ओके, हाँ, लीगली तो इसका ऑल क्लियर तो मिल गया था ना, और वो लीगल क्लियरेंस आने से ही वापस शेयर प्राइस में थोड़ी जंप थी, राइट। और कोई सिस्टमिक, मैं ये वही कह रहा हूँ, एक सिस्टमिक स्टडी भी किया, और नो मेजर सिस्टमिक लैप्सेस और गवर्नेंस ब्रेकडाउन। तो एक इंडिपेंडेंट क्लियर शीट भी दिया गया है, और रीअपॉइंटमेंट ऑफ शशिधर दक्षिण के लिए पाथ क्लियर होगी, राइट। बट यस, मैं मानता हूं कि FIS के लिए ये लॉन्ग टर्म कंसर्न है, क्योंकि शेयर प्राइस की बात हो रही है यहाँ पर। तो अब अगले स्लाइड पे आएंगे तो मैं बताऊंगा कि आप मुझसे पूछेंगे कोई गवर्नेंस इशू है, मैं आंसर इज नो। मगर क्या FIS वरीड थे गवर्नेंस इश्यूज के बारे में? यस, एटलीस्ट सम ऑफ देम, वो क्लियर है। क्यों? अरे भैया, ये इंडियन बैंक ही नहीं है, दिस बैंक इज 48% ओन्ड बाय FIS। एग्जैक्टली, इसका फॉरेन बैंक ही है, इसको इंडियन बैंक नहीं है ये, सीरियसली स्पीकिंग, राइट। और फॉरेनर्स के लिए जब दे डील विद अ कंट्री लाइक इंडिया, एक इमर्जिंग कंट्री, उनको ऑलवेज ये डर रहता है कि यहाँ पर सब करप्शन रैबिड होता है, ये होता है, तो उनका ट्रस्ट के लिए बहुत इशू होता है। तो जब एक कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो गवर्नेंस प्रीमियम देने के लिए तैयार होते हैं कि तुम क्लीन हो। इसीलिए कुछ भी क्रैक इन दैट आर्मर आता है, तो वो उनके कंप्लायंस बोलती है कि इस कंपनी को छुओ मत। ओके, तो ये बात है कि द फंड मैनेजर मे नॉट बिलीव इट, बट ही इज नॉट इन कंट्रोल, बिकॉज उनके यहाँ पे जो सिस्टम, उनका कंप्लायंस होता है, वो कहेगी कि भैया ये डाउट है,
टिल दिस डाउट इज क्लियर, मैं कंप्लायंस की ओर से मैं गवर्नेंस का वो एक क्वेश्चन मार्क रखूंगा। तो नेचुरली जो प्रीमियम देने के लिए तैयार थे इतने सालों से एचडीएफसी बैंक के लिए, क्योंकि उनके मन में ये एब्सोल्युटली क्लीन शॉप था, अब वो डाउट आ गया, राइट? अब ये पैनिक सबसाइड हुआ है, मगर की पॉइंट क्या है, वो सेंटिमेंट वाला डिस्काउंट रहता है और एफआईएस अब एचडीएफसी बैंक को कोई अनटचेबल बाय एंड फॉरगेट स्टॉक, पहले ऐसे था ना कि एचडीएफसी बैंक को छू मत, जो भी हो एचडीएफसी बैंक हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, वो रख दिया मैंने कि 10 साल के लिए मैं रखूंगा, वो वाला एक सुपर कॉन्फिडेंस जो था वो नेचुरली अब नहीं है। तो as an investor they have a right to take that call and they are taking the call. So the answer to your question is that is there a governance issue? तो मेरा आंसर है नो, मगर आप वही सवाल को पूछेंगे is there a governance issue perception among big investors in HDFC Bank from outside India? Answer is yes. Yes. So now this is not a 5-star bank. According to me, अभी भी HDFC Bank is a very reliable bank, solid bank. मुझे कोई गवर्नेंस इशू नहीं दिख रही है, मगर क्या फॉरेनर्स ऐसे सोचते हैं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज दैट्स व्हाई द बैंक स्टॉक इज अंडर प्रेशर. सो दैट इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन. So that is what my answer is in two parts. कि really there is no governance issue according to me, but definitely foreigners को वो confidence और comfort कि यहाँ पर कुछ governance का issue बिल्कुल नहीं है, वो that is come down a notch, जिसके कारण उनके लिए वो जो स्टॉक के लिए जो प्रीमियम पेने के लिए तैयार कर रहे थे और तैयार रहते थे और जितना वो अलोकेशन उसको देते थे, दोनों में अभी इम्पैक्ट आया है. दैट इज द रियलिटी ऑफ द फैक्ट. और हमें एज इन्वेस्टर हमें उसको याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शो में हम स्पेसिफिकली बैंक का स्टॉक रिकमेंडेशन या कुछ नहीं करते हैं. सो वी हैव नो व्यू, नेदर यू नॉर आई, हमारे पास कुछ व्यू नहीं है कि बैंक को खरीदो ना खरीदो, नथिंग फ्रॉम अस. हमने जस्ट इश्यू को डिस्कस किया है, बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है. अब इट इज अ डिसीजन ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर कि आपको क्या करना चाहिए, बट बता रहे हैं कि क्या हुआ है उसको एनालाइज करके, प्लस और ये था मैनेज, ये था, ये हमारी बिलीफ है करके हम छोड़ दें. आई वांट टू मेक दैट क्लियर कि कल कोई ना आगे इधर आए को अपने से बेचने को कहा या खरीदने को. मैं बेचने का भी नहीं कर रहा हूँ, खरीदने का भी नहीं कर रहा हूँ, और डिस्क्लोजर भी दे रहा हूँ, कुछ एक्शन नहीं ले. बिल्कुल, इसमें कोई बाय सेल की कोई नहीं. इशू इतना बड़ा था कि इसको डिस्कस करना जरूरी था. लास्ट क्वार्टर में जब शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 4% एफआई ने बेचा है सर, अपनी होल्डिंग कम की है, क्योंकि ये तो सालों से गिर रहा ना, 5 साल का रिटर्न 0 है. तो सर लोगों पब्लिक परसेप्शन क्या, मेरे को जितने लोग सवाल पूछते हैं कहते हैं कि यार ग्रोथ कम्स एट ए कॉस्ट. तो ये वही कॉस्ट है कि अब हर ग्रोइंग कंपनी में लोगों को लगेगा यार कुछ तो ये लोग कुछ कर रहे हैं ना, इतना बढ़िया ग्रोथ कैसे आ रही, 30% सीजीआर से ग्रो कर रही कंपनी. जनरल पब्लिक के बीच में परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि यार ये अवेयरनेस के नाम पे 45 करोड़, यार हमको भी तो 45 करोड़ अवेयरनेस के नाम पे. ये वाला है जो 5 स्टार से 4 स्टार हो गया इनका, ये हुआ है खाली इसमें. बट हाँ ये सही कि फ्रॉड नहीं था, ये मार्केटिंग एक्सपेंस उन्होंने जो किया वो इथिकल क्वेश्चन था, इनको ऐसा करना नहीं चाहिए. सर वैसे तो क्या जर्नलिस्टों को कितने बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाते हैं, डॉक्टर्स को फार्मा कंपनी एमआर के थ्रू कितने बड़े गिफ्ट देती है, वो सब मुझे पर्सनली मालूम है कि उनको फॉरेन ट्रिप करा दो, उनके दुकान में एसी लगा दो, ये सब चलता रहता है वहां पे. तो एथिकल क्वेश्चन है, फ्रॉड नहीं है. ये अभी तक तो ये बिल्कुल साफ है कि इट्स नॉट ए फ्रॉड, इट्स एथिकल क्वेश्चन. भाई तुमने मार्केटिंग के नाम पे इतने पैसे दे दिए उसको नहीं. और देखिए कितने फ्रॉड्स भी होते हैं बैंक के ब्रांचेस में, हमने देखा ना प्राइवेट सेक्टर बैंक में कितने फ्रॉड्स हुए हैं वेरियस ब्रांचेस. अभी इसमें आईडीएफसी फर्स्ट की चंडीगढ़ ब्रांच में जो हुआ था, तो वो भी वो एक गवर्नमेंट का हरियाणा कॉर्पोरेशन की था ना. यस हरियाणा गवर्नमेंट के साथ. तो the bank itself in that issue, right? See, then there are ways that some banks handle it, which without taking names, फॉरेक्स में जो हुआ था एक बैंक के बारे में, तो अभी भी आरबीआई और इसने कहा है कि यू आर नॉट हैंडल्ड इट प्रॉपरली. तो वो भी होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि कुछ हुआ, गलती भी किसी व्यक्ति से हुआ, उसका कैसे हैंडल करते हो, ये चीज है. तो शायद वो चेयरमैन की वही वे कह रहा हूँ. सी द पॉइंट इज दैट
कल्चर की बात होती है इसमें अल्टीमेटली। देखिए, बिजनेस एट एनी कॉस्ट, राइट, वर्सेस द वे टू गेट द बिजनेस इज एज इंपॉर्टेंट एज द बिजनेस यू गेट, राइट। ये होता है। और मेरे लिए वही था कि सुंदरम में मेरे पास क्लियर था, जो गाइडेंस मैनेजमेंट ओनरशिप की तरह थी कि दैट द क्वेश्चन शुड नेवर अराइज दैट बिजनेस एट एनी कॉस्ट, राइट। ऑलवेज आप सही चीज को करो, बिजनेस कम आए परवाह नहीं है, मगर कभी भी आपको गलत चीज करके धंधा लाने का दबाव बिल्कुल नहीं होता है। तो वो एक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स अ कल्चर इशू, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब अगर डॉग ईट डॉग वर्ल्ड ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक में धंधे के लिए, मार्केट शेयर के लिए इतना मारा मारी, आप वो भी देखे होंगे ना कि वो इंटरनल टीम्स को कैसे कॉन कॉल करते करके वो भी एक वीडियो चल रहा था, एक मैनेजर ने बहुत अपने टीम को गाली देकर ये देकर, तो होता है ना कि प्रेशर ऑफ बिजनेस, यू वांट टू सक्सीड, वो एक कल्चर इशू होता है ना। अभी वो उसको क्या आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहेंगे नहीं कहेंगे, ये सब बात कैसी है, ये तो कल्चर है। सो देयर इज अ सर्टेनली आई वुड से कि एक कल्चर, अच्छी कल्चर के लिए एक प्रीमियम मार्केट देती है, और कल्चर के ऊपर डाउट आती है तो वो प्रीमियम डिस्काउंट में भी बदलता है। अगेन वी डोंट वांट टू टेक स्पेसिफिक ग्रुप्स नेम्स, बट हमें पता है, करेक्ट, कल्चर, राइट, ये सब चीज होते हैं। और हाउ डू यू जज दीज थिंग्स, राइट। तो बट इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड द प्रॉब्लम इज अभी क्या, लोग नाराज इसलिए है कि एक तरफ ये चीज उठ रही है, मगर स्टॉक प्राइस ने भी रिटर्न नहीं दिया, तो उनको वो पेन भी है। गुस्सा इस बात से 5 साल से रिटर्न भी नहीं मिला और ये सब और हो रहा है, इसलिए और गुस्सा है। बट उनको दिखाएंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसने रिटर्न नहीं दिया, टीसीएस ने भी नहीं दिया। सर एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसी बैंक सेक्टर की, मैं भी नाम नहीं लूंगा। प्राइवेट सेक्टर का वन ऑफ द टॉप बैंक और सरकारी सेक्टर का वन ऑफ द टॉप बैंक, तो गवर्नमेंट के बैंक पीएसयू इतने एग्रेसिव हो गए हैं अब कि मुझे किसी ने ये बताया कि वो प्राइवेट सेक्टर की ब्रांच के बाहर घूमते रहते हैं कि उधर से कस्टमर निकला, उससे पूछो क्या मिला तुमको वहां, क्या डील करके आओ, होम लोन लेके आओ क्या, किस बेस, चलो मैं उससे 2 बेसिस पॉइंट नीचे दूंगा तुम्हें, आओ चलो मेरे साथ चलो। ये हो रहा है सर मुंबई में। आप सोचिए कितना कट थ्रोट कंपटीशन है, तो फिर ऐसे में तो भैया ये होगा ही। अच्छा ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कल्चर का इशू है यार, इतना प्रेशर आप बनाओगे अगर सेल्स टीम पे तो वो होता ही है। फिर भी तो मतलब आदमी कुछ ना करे, ब्रांच के बाहर ही खड़ा, मतलब आप सोचो प्राइवेट बैंक के ब्रांच के बाहर सरकारी बैंक का सेल्समैन खड़ा हुआ है कि अभी ये बाहर निकलेगा कस्टमर तो मैं इससे पूछ लूंगा, इससे बेटर डील मैं उसको दूंगा घर पे इसके, तो हमारे पास है उसको तो देना ही है, लेना ही कहीं से भी। इट इज हैपनिंग सर। और एक और बात है, ये कल्चर या गवर्नेंस की बात नहीं है, मगर देश की बात है कि ज्यादातर कॉल्स जो मुझे आते हैं वो इसके बारे में आते हैं कि आपके पास किसी का होम लोन है तो हम ट्रांसफर उसको सस्ते में दे देंगे। जेन्युइन क्रेडिट पर भी एक बैग का लोन को लेकर ये सस्ते में देकर उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही वैसा घूम रहे हैं। वही है सर, वही है कि अभी तक क्लाइंट एट सोर्स पकड़ लो, बाद में क्यों ट्रांसफर कराना, पहले पकड़ लो उसको ब्रांच पे ही, लेने मत दो उधर से। ये भी हो रहा है और इसमें पीएसयू बहुत एग्रेसिव है। सरप्राइजिंग मेरे लिए था कि प्राइवेट एग्रेसिव होता तो ठीक है, गवर्नमेंट बैंक एग्रेसिव है, इस तरह से कर रहे हैं ना। वो प्राइवेट में ना वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपर्ली गणित करते हैं, पीएसयू में वो ग्रे एरिया होता है। यस ठीक है, होता है, बट ग्रोइंग कंट्री ये सब एक्चुअली हाँ, मतलब फ्रॉड की कैटेगरी नहीं रख सकते इसको, ये एक एथिकल प्रैक्टिस थी, हर जगह का अलग अलग कल्चर होता है और वो ऐसा हुआ। लेकिन आपने सही कहा कि एफआईए के मन में थोड़ा सा वो हो जाता है कि प्रीमियम नहीं देंगे अब, क्योंकि आपके यहाँ ऐसा कुछ भी होता है। तो खैर एनीवे, अब देखते हैं क्या होता है इसमें, लेकिन ये एक बहुत ही टिकिंग इशू है और लगातार उसी बैंक के बारे में आता है, हमने कहा इसको आज डिस्कस जरूर करना चाहिए। चलो तो सर नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अगला हफ्ता एक ही दिन दोनों बड़ी खबरें आ रही है, जीडीपी और आरबीआई, सुबह आरबीआई शाम को जीडीपी। मगर मेरे ख्याल में जीडीपी एक अटॉप्सी है बीते हुए साल का, तो मार्केट उसको ज्यादा ध्यान नहीं देगी, बिकॉज आरबीआई के पॉलिसी में फ्यूचर जीडीपी की बात हो जाएगी ना।
तो जो कुछ कांड होना वो 3:30 बजे तक हो जाएगा, 5 बजे जो मर्जी वो दे दो आप। आरबीआई आपको अगले 4 क्वार्टर की जीडीपी का नंबर बता देगी क्या आने वाला है, तो उसके बाद वो हुआ था जो उसको किसको क्या कर रहा है उससे। तो मेरे ख्याल में ये जीडीपी एक नॉन इवेंट होगी सीरियसली स्पीकिंग। पता नहीं लेट क्यों किया 1 हफ्ते, ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये 5 दिन डिले क्यों किया इन्होंने। चलो एनीवे हो सकता है कि आरबीआई को पॉलिसी आ जाने दे, इस वजह से भी हो सकता है। नहीं ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसमें देखिए गवर्नमेंट को कुछ प्लस और माइनस नहीं है, बिकॉज ये लास्ट ईयर की बात है। तो क्या है इसमें प्लस माइनस, शायद डिले का कारण मुझे पता नहीं, मगर मैं कोई उसके में मोटिव कुछ देखने की कोशिश नहीं करूंगा। और उसके बाद सर अपने केविन वॉश जी की पॉलिसी 18 तारीख और उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज इन्फ्लेशन सपोर्ट नहीं कर रही है। कमेंट्री सर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कमेंट्री। नहीं कमेंट्री भी मैं सोच रहा हूँ कि से उनका स्टांस क्लियर है, जैसे मैंने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था शायद, कि वो लिक्विडिटी का हॉक है, इंटरेस्ट रेट का डव है, उसको क्यूई पसंद नहीं है, वो उसको टाइटन करेगा, मगर जैसे इन्फ्लेशन सपोर्ट करता है वो रेट कट के लिए रहेगा सपोर्ट। मगर अब वो माहौल ठीक नहीं है रेट कट का, तो जस्ट इस इनिशियल स्पीच में वो ये लेआउट करेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि एज अ व्यू फॉर द फ्यूचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इमीडिएट पॉलिसी का एक्शन मुझे कोई खास, इट विल बी एंटिसिपेटेड लाइंस के, इट विल बी नो एक्शन, दैट इज व्हाट आई फील। देखिए अभी टाइम बहुत है ना, अभी तो और 20 दिन है, 20 दिन में वॉर खत्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है, और मार्केट में आज जो कुछ भी हो रहा उसको हम लोगों ने एनालाइज कर लिया। नेक्स्ट वीक अब हम लोग देखेंगे मार्केट क्या होता है, और नई सीरीज भी फुल ब्लोन नेक्स्ट वीक से चलेगी, तो उस पर भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच सर, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं हम लोग।